हम लोग देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन कैसे हुआ। जर्मनी में अनेक भाषाई लोग रहते थे, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले अनेक तरह के लोग रहते थे। जैसा कि हम जानते हैं 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड लाया था और इस सिविल कोड को नेपोलियन ने फ्रांस में इंप्लीमेंट किया और अपने जो भी टेरिटरी जो उसके अंडर कंट्रोल में था वहां पर भी नेपोलियन ने सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया था। नेपोलियन ने जो यह जर्मनी के डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया थे उस सभी को मिला करके उसने 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो यह नेपोलियन ने क्रिएट किया था। हालांकि नेपोलियन ने यह 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट का क्रिएशन इसलिए किया था ताकि जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में यह काम आ सके और इन कॉन्फेडरेशन के सभी कॉन्फेडरेशन के अलग अलग करेंसी थे, वेट थे, मेजर्स थे। बाद में हम आगे चल करके देखते हैं कि यह जो 39 स्टेट्स था, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यही आगे चलकर यूनाइटेड हो गया, यूनिफिकेशन हो गया और इसी 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को मिलाकर जर्मनी का निर्माण हुआ। अगर कॉन्फेडरेशन वर्ड से समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको एक संघ समझ सकते हैं, यूनियन समझ सकते हैं या इसको एक ग्रुप भी समझ सकते हैं। मतलब कि जर्मनी में उस समय 39 अलग अलग राज्य थे, उनके अलग अलग राजा थे, रानी थे, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। उसमें अलग अलग डायनेस्टी, मोनार्की या फिर राजवंश थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1815 में 1815 में नेपोलियन का डाउनफॉल हो जाता है, नेपोलियन का पतन हो जाता है। उस समय यूरोप में 4 ग्रेट पावर्स थे, 4 शक्तियों को ग्रेट पावर्स बोलते थे। इन ग्रेट पावर्स में ब्रिटेन, प्रसिया जो भी बोलिए, तो ब्रिटेन, प्रसा, रसिया और ऑस्ट्रिया थे। तो ऑस्ट्रिया, प्रसा, रसिया, ब्रिटेन, यह 4 पावर्स को यूरोप में उस समय ग्रेट पावर्स बोला जाता था। तो 1815 में जो नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया, पतन हो गया, इन्हीं 4 ग्रेट पावर्स ने मिलकर नेपोलियन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी और नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन को हराने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के बाहर जितने भी क्षेत्र जीते थे उनको इन लोगों ने आपस में बांट लिया था। तो यह प्रसा जो था यह भी एक ग्रेट पावर में एक इंपॉर्टेंट मेंबर था। तो प्रसा को उसके वेस्टर्न साइड में, प्रसा के वेस्ट में और फ्रांस के ईस्ट में, तो प्रसा के वेस्ट में इसको कुछ पोर्शंस दिया गया था जिसमें कि सैक्सोनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये प्रसा कौन था? तो प्रसा जो था यह जर्मनी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट स्टेट था। तो प्रसा एक इंपॉर्टेंट पावर था, शक्तिशाली राज्य था। और हम लोगों को पता है कि 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, उस ट्रीटी के बाद नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, राज्यों का संघ, उसको ट्रीटी ऑफ वियना में डिस्टर्ब नहीं किया गया था और उसको जैसे के तैसा रखा गया था, जैसा था। क्यों? क्योंकि प्रसा भी जर्मनी एरिया में आता था और प्रसा को यह मालूम था कि यह जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स है, इसको अगर बनाए रखेंगे तो उसका कंट्रोल, उसका जो है वर्चस्व, उसका जो है प्रभुत्व उस इन सारे राज्यों के ऊपर रहेगा, क्योंकि प्रसा उस समय का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल किंगडम था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेपोलियन ने जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को क्रिएट किया था 1815 के ट्रीटी के बाद, 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, प्रसिया का रोल इस जर्मन कॉन्फेडरेशन एरिया में काफी बढ़ जाता है। यह इस एरिया का सबसे शक्तिशाली और मजबूत राज्य हो जाता है। प्रसा इसी 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट में एक था, परंतु यह सबसे शक्तिशाली था बाकी के सभी जर्मन राज्यों से। 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, जिसमें प्रसा भी एक था और वह सबसे शक्तिशाली और पावरफुल था। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि 1834 में प्रसा के इनिशिएटिव पर
बाकी अदर जर्मन स्टेट्स, बाकी जर्मन के राज्य भी एक साथ मिलते हैं और यह जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था, इसमें जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था, इसमें ये लोग और सुधार करते हैं, खास करके इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, ये लोग कस्टम यूनियन अर्थात एक जॉलवेरिन का निर्माण करते हैं, कस्टम यूनियन जॉलवेरिन को बनाते हैं। तो 39 स्टेट्स में क्या था, अलग अलग वेट थे, अलग अलग मेजर्स थे, माप और तौल का अलग अलग नियम था और इन 39 स्टेट्स में अलग अलग करेंसी थे। तो यह जो कस्टम यूनियन बना, यह जो जॉलवेरिन बना, इस जो कि प्रसिया के इनिशिएटिव पर बना था और बाकी जर्मन स्टेट्स भी इसमें आए थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 39 स्टेट्स था, इनके जो अलग अलग करेंसी थे, इनके अलग अलग जो मेजर थे, इनके अलग अलग जो वेट थे, इसको सबको कंबाइन किया गया और इस पूरे 39 कॉन्फेडरेशन में सिर्फ 2 करेंसी को रखा गया, ओनली 2 करेंसी, जिसके कारण इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ और इन 39 स्टेट्स के बीच में रेलवे, ट्रांसपोर्ट आदि का नेटवर्क को बढ़ाया गया, ग्रोथ किया। इससे क्या हुआ, इन स्टेट में, इन 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट में एक इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ, आर्थिक रूप से यूनिफिकेशन हुआ। तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक स्टेट के आदमी को कोई परेशानी है तो वही परेशानी दूसरे स्टेट को है, वही परेशानी तीसरे स्टेट को है। इस तरह से लोगों की जो समस्याएं थी वह एक हो गई और एक ही तरह से उन समस्याओं का सॉल्यूशन आ रहा था, एक ही तरह से लोग ग्रोथ कर रहे थे, एक ही तरह से उनकी विचार, भावना, धारणा, आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो 39 स्टेट्स था, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, इसमें एक इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया और यह इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना में, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1834 में जो प्रसिया के इनिशिएटिव पर और बाकी जर्मन स्टेट्स के भी जुड़ने से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स का जो नेपोलियन ने बनाया था, उसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके कारण इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ और इस तरह से एक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक देशभक्ति की भावना का विकास हुआ और इन सभी में प्रसिया या प्रसा का योगदान सबसे ज्यादा था। वह सबसे शक्तिशाली और पावरफुल स्टेट था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि यह इकोनॉमिक सेंटिमेंट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक देशभक्ति की भावना का विकास आगे कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1848 में लिबरल्स ने एक रिवॉल्यूशन किया था, आंदोलन चलाया था, जिसका कि नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया था और इसके लिए इलेक्शंस हुए थे और इनके 831 रिप्रेजेंटेटिव्स संत पॉल के चर्च में, जो कि फ्रैंकफर्ट में था, वहाँ पर इन लोगों ने एक संसद बुलाई थी, जिसको कि हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यह फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया था, इसका पतन हो गया था, सप्रेशन हो गया था और उस समय की जो भी कंजर्वेटिव्स की सरकार थी, उन लोगों ने इसको दबा दिया था। परंतु यहाँ पर यह बात सामने उभर कर आती है कि जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट बना कि अलग अलग भाषाई के क्षेत्र, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी एक राष्ट्र बन सकते हैं। इसने एक जर्मन नेशन के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, एक जर्मन राष्ट्र के विचार को जन्म दिया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट, रूमानी कल्पना ने कैसे जर्मनी के लोगों में देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना का विकास किया। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, कैसे इन्होंने लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक के माध्यम से कैसे कल्चरल मूवमेंट ला करके जर्मनी के लोगों में देशभक्ति, नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाया। इन्होंने 10 वोक, जर्मन जनता, वोकजिस्ट, देश की भावना जैसे शब्दों का प्रयोग कर
कल्चरल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जर्मन लोगों में देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाया। इसी रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन या कल्चरल मूवमेंट की आगे की क्रोनोलॉजी में हम देखते हैं कि ग्रिम ब्रदर्स के फेयरी टेल्स, ग्रिम ब्रदर्स जो कि जर्मनी के थे, विल्हेम एंड जैकोब ग्रिम्स, इन दोनों के फेरी टेल्स ने, इन लोगों के लोक कथाओं ने, लोक संगीत, लोक नृत्य, फोक डांस, फोक लोर, फोक स्टोरीज, फोक म्यूजिक के माध्यम से इन लोगों ने कैसे जर्मनी में देशभक्ति, नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाया। ग्रिम ब्रदर्स का ये मानना था कि फ्रेंच का डोमिनेशन जर्मनी के लिए ठीक नहीं है। जर्मन लोगों की अपनी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जोहान गॉटफ्राइडर और ग्रिम ब्रदर्स ने कॉमन आइडेंटिटी, ट्रेडिशन, परंपरा, कल्चर आदि के माध्यम से जर्मनी के लोगों में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिएशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स नेपोलियन ने किया और किस तरह से बाद में 1834 में प्रसिया के किंग के इनिशिएटिव पर इसमें और रिफॉर्म्स किया गया और कस्टम यूनियन जोल्वेरिन की स्थापना की गई। हम लोगों ने यह देखा कि किस तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म, कल्चरल मूवमेंट ने जर्मनी के लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास किया। हम लोगों ने यह भी देखा कि किस प्रकार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना ने जर्मन लोगों में एक जर्मन नेशन, जर्मन राष्ट्र की भावना का विकास किया और लोगों ने यह समझा कि अलग अलग भाषी, अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद भी जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में बनाया जा सकता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि अब तक जर्मनी में क्या हुआ। यह जर्मनी का इतिहास, हिस्ट्री आपको बता दी है। अब हम लोग देखते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि जर्मनी का इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन, एकीकरण कैसे हुआ और यह इसमें जो है बिस्मार्क और किंग ऑफ प्रसिया, कैसर विलियम I और हॉल ऑफ मिरर का क्या मायने है, कैसे इनकी भूमिका है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन कैसे हुआ। अभी तक हम लोग को यह बात समझ में आ गई है कि यह जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था, इसमें प्रसा जो है सबसे शक्तिशाली और मजबूत राज्य था। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में 3 चीज को ध्यान रखिए। एक नाम है महत्वपूर्ण, ओटो बिस्मार्क का, जिसकी की पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी। तो यह चीफ मिनिस्टर था प्रसिया का। दूसरा नाम याद रखिए, कैसर विलियम I ऑफ प्रसिया। कैसर, जिसको कि लैटिन में सीजर भी बोलते हैं, तो सीजर विलियम I या कैसर विलियम I, जर्मनी में कैसर बोलते थे। तो कैसर विलियम I जो है वह जो किंग ऑफ प्रसिया था, उसका भी नाम याद रखिए। तीसरा नाम याद रखिए हॉल ऑफ मिरर का। हॉल ऑफ मिरर जो कि पैलेस ऑफ वर्सेल्स पे था, और ये वर्सेल्स किधर था? फ्रांस में। तो पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, फ्रांस में हॉल ऑफ मिरर का नाम याद रखिए। वर्सेल्स को हिंदी में वर्साय भी बोलते हैं। तो यह वर्साय का राजमहल में हॉल ऑफ मिरर था। जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में, इंटीग्रेशन में, एकीकरण में हम यह एक चीज देखते हैं कि यहां पर सेना की मदद ली गई थी। तो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सेना भी, आर्मी भी किसी देश को निर्माण कर सकती है, किसी नेशन को मेकिंग कर सकती है। तो इस बात को देखते हैं कि कैसे यह बात इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में हुई। ओटो बिस्मार्क जिसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी, यह जो था यह चीफ मिनिस्टर था प्रसिया का। इसने जो है एरिस्टोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी की मदद से प्रसिया के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी, सीरीज ऑफ वार। यह जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन का मेन आर्किटेक्ट था। यही आदमी था जिसने जर्मनी के एकीकरण करने में, यूनिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने 7 सालों में, 7 इयर्स में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया,
फ्रांस, इन तीनों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, कई लड़ाइयाँ लड़ी और फाइनली प्रसिया इन तीनों को ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क को हराने में सफल हो गया। प्रसिया विजयी हुआ और मेन आदमी कौन था? बिस्मार्क। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी और उनको हरा दिया, उनको परास्त कर दिया और इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। इसलिए बोलते हैं कि बिस्मार्क जो है मेन आर्किटेक्ट था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। इसके बाद हॉल ऑफ मिरर, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, वर्साय के राजमहल में हॉल ऑफ मिरर में एक असेंबली बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, जहां पर जर्मन स्टेट्स के सभी राजा लोग आए, जितने भी कन्फेडरेशन के राजा लोग थे सभी लोग आए और यहां पर विलियम वन जो कि किंग ऑफ प्रसिया था उसको जो है जर्मन किंग की उपाधि दी गई और उसे केसर विलियम वन कहा गया। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, केसर शब्द का ओरिजिनेशन सीजर से हुआ है। तो सीजर को ही लैटिन में सीजर बोलते हैं और जर्मनी में इसको केसर बोलते हैं। तो केसर विलियम वन। सीजर आपको याद होगा एक बहुत फेमस कैरेक्टर था, जूलियस सीजर। तो सीजर जो है ये वही वर्ड है। तो सीजर को ही जर्मनी में केसर बोलते हैं। तो केसर विलियम वन जो कि किंग ऑफ प्रसिया था उसको जर्मन किंग घोषित किया गया और यह घटना कहाँ हुई? हॉल ऑफ मिरर में, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, वर्साय के राजमहल में हुआ, हॉल ऑफ मिरर पे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो असेंबली हुआ यह वर्सेल्स में क्यों हुआ, वर्साय में क्यों हुआ, या जर्मनी में क्यों नहीं हुआ? वर्सेल्स जो है वो फ्रांस में पड़ता था। यह जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स था वो फ्रांस में था। हॉल ऑफ मिरर वर्सेल्स का पैलेस में था या फ्रांस में था। तो यह जो असेंबली जो है फ्रांस में क्यों बुलाया गया? इसके पीछे बिस्मार्क की यही एक सोच थी कि इसने जो है फ्रेंच को इतनी बुरी तरह से पराजित किया था कि अब जो है प्रसिया जो है जिसका कि यूनिफिकेशन अब हो गया एज ए जर्मन नेशन, वह इतना शक्तिशाली हो गया और इसने फ्रेंच को नीचा दिखाने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए यह जो वर्सेल्स का जो राजमहल था, पैलेस ऑफ वर्सेल्स था, वहां के हॉल ऑफ मिरर में इस असेंबली को बुलाकर किंग ऑफ प्रसिया केसर विलियम वन को केसर विलियम वन को जर्मन किंग की उपाधि दी और इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे आर्मी ने, कैसे सेना ने जर्मनी का यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, एकीकरण किया और इसका मेन आर्किटेक्ट था बिस्मार्क। आगे बाद में चलकर हम लोग देखते हैं कि इटली में भी कुछ इसी तरह की घटना होती है और वहां भी सेना आर्मी की मदद से इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर यह जो टॉपिक था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी समाप्त होता है। थैंक यू।